Now we have is reading and critical thinking. अच्छा, क्वेश्चंस क्या क्या है इसके? फर्स्ट इज व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ जॉन ओबलिंग? ड्रीम क्या था जॉन ओबलिंग का कि वो क्या करे, एक ब्रिज बनाए जो न्यूयॉर्क पर किसको कनेक्ट कर रहा था, वो या एक और एक पायलट को जो है वो कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये उसको ड्रीम था बेसिकली, उस पानी के ऊपर, समंदर के ऊपर एक बड़ा सा ब्रिज बनाने का। What had happened when the project was underway? जब प्रोजेक्ट अंडरवे था तो क्या हुआ ना कि रोबलिंग क्या हो गया था, वो स्लिप हो गया था उसका पैर, और वो तो क्या कहते हैं, प्लॉय होता है, प्लॉय के अंदर जो है ना वो अटक गया था, यानी वो बिजली के खंभे के अंदर उसकी जो उंगलियां थी, पैरों की उंगलियां, वो क्या हुई थी, कट गई थी। वाई डिड द पीपल क्रिटिसाइज रोबलिंग? पीपल ने क्रिटिसाइज क्यों किया रोबलिंग को? क्योंकि वो जो है पहले रोबलिंग के साथ हादसा हुआ, जॉन के साथ, उसके बाद फिर जो वॉशिंगटन था उसके साथ हादसा हुआ कि वो बीमार पड़ गया, उसको जो है वो बीमारी लग गई इतनी ज्यादा, और वो बिल्कुल बेड रिडन हो गया, पैरालाइज हो गया। तो उसको लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया कि भाई हमने तो मना किया था, ये लोग मना नहीं हुए, ये फजूल सा एक क्रेजी आइडिया है जो इन लोगों ने इस चीज को लेके चले। Which disease attacked the underwater workers and what were its symptoms? किस डिजीज ने अटैक किया अंडरवाटर वर्कर्स को, उसके सिम्टम्स क्या थे, क्या डिजीज थी इसकी? डिजीज वाज अंडरवाटर वर्कर्स को किस चीज ने, एक प्लेग ने जो है ना वो अटैक कर लिया था। प्लेग को क्या मतलब था, हमने ऊपर रहा कि कोई ट्रबल सम सिचुएशन जिससे आप बड़ी ज्यादा बहुत ज्यादा अफसरदा, और जो वो की डिकम्प्रेशन केजियन केजियन डिजीज जो थी उसकी, तो जो वॉशिंगटन को हुई थी वो अंडर वर्कर्स को भी ले ली थी, वो लोग भी जो है ना इससे बहुत ज्यादा वो हो गए थे। तो वो क्या सिम्टम्स इससे कि वो आपकी जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो वीक हो जाता है इससे बहुत, ठीक है। हाउ डिड मिस्टर वॉशिंगटन कम्युनिकेट आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट? तो मिस्टर वॉशिंगटन ने कैसे कम्युनिकेट किया था? ही यूज्ड टू कम्युनिकेट बाय टैपिंग विद हिज फिंगर। देन कहाँ पे टैप करता होगा? ऑन द आर्म ऑफ हिज वाइफ। वाइफ का नाम आई गेस एमिली था या कुछ एमिनल था, इससे ज्यादा की कुछ नाम था उसका, राइट। तो उसके हाथ के जो है वो अपनी फिंगर से, सिर्फ एक फिंगर से टैप करके वो बात कर पाता था वर्कर से भी, और अपनी जो है ना वो वाइफ से भी, और उनको समझा पाता था, जिसकी वजह से उसने पूरा 13 साल तक कम्युनिकेट करके पूरा ग्रुप वो बनवा दिया, एमिली नाम था उसका, कि पूरा उसे ब्रेस बनवा दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं, ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। Who was Emily Warren Roebling and what role did she play in the execution of the project? Emily कौन थी? Emily was the wife of Mr. Washington. और क्या उसने रोल प्ले किया था? She helped to communicate. She helped as a communication source. वो एक कम्युनिकेशन सोर्स थी ना, अपने शौहर की बातें समझ के फिर वो इंजीनियर्स को बताती थी। उसने पूरा सुपरवाइज करवाया सारे ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को, एवरीथिंग, वर्कर्स को कब बुलाना है, इनको क्या क्या इंस्ट्रक्ट करना है, सारा काम किसने किया? एमिली ने किया। अब वी ऑल्सो अब नाउ नो कि हमने जो चैप्टर करा है उसके बाद भी नो कि अगर एमिली ना होगी तो वॉज दिस एवर पॉसिबल कि ये ब्रिज बन पाता? कभी भी नहीं। इवन अगर वो बहुत ज्यादा चाहता तो लेकिन नहीं बन पाता। तो ये एमिली को एक तरह से सहारा बना के भेजा गया कि उसने जो है पे ये हेल्प की और ये सारा पॉसिबल हो सब, ठीक है। लाइक एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए रीजन, बट दिस वाज दैट रीजन। अच्छा, when there is will there is a way। अच्छा, कह रहे कि दिस इज अ इडियन मतलब एक मुहावरा है, ठीक है, कि when there is a will there is a way, कि जब कोई चीज, जिस चीज को आप चाहते हो ना, तो उस चीज के लिए रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। यानी when you want to do something with like true will, आपको वो चीज करनी है, आप उसके साथ पुख्ता इरादा किया हुआ है, तो वो उसके लिए रास्ते पर खुद ही आसानियां खुद होने लगती हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन दिस इन द लाइट ऑफ द गिवन लेसन। तो यहाँ पे ये बात पहले समझ में आ गई कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें ये बात इन्होंने लेसन के में इसमें क्या नजर आई कि जो वॉशिंगटन था
उसका वे इतना स्ट्रांग था, उसने ये वे किया था ना कि नहीं, मैं चलिए जिस हालत में हूँ, मैं ये ब्रिज को गिव अप नहीं करना, मैंने अपने फादर का ये ख्वाब पूरा करना ही करना, ये ब्रिज और लोगों को मैंने गलत साबित करके दिखाना है। और उस इतनी इस हालत में भी स्टिल उसने एक उंगली से सिर्फ टैप करके 13 साल के अंदर इसने ये ब्रिज कंप्लीट कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जो कि इस चीज का मुजाहरा करती है कि भाई उसकी देयर वाज अ विल इन हिम, उसके अंदर एक विल थी कि नहीं मुझे ये चीज करनी ही करनी है। वो किसी चीज से उसका जो है ना मोटिवेशन नहीं डिस्करेज हुई ना, वो जो है वो सुस्त पड़ा, उसने जो है इवन वो पैरालाइज होके बेड पे पड़ा था, ही कुड नॉट मूव, बट ही स्टिल डिड नॉट लूज होप फॉर दिस। और आज जो है वो ब्रिज जो है वो आज से इतने सालों पुराना ब्रिज आज भी जो है वो जो 1880 में या पता नहीं आई गेस 83 में वो बना था वो ब्रिज, और आज तक वो ब्रिज मौजूद है। यानी आई डोंट नो 100 साल से ज्यादा, 1000 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस ब्रिज को, राइट। तो वो ब्रिज आज भी जो है वो कहाँ पर है, 100 साल से ज्यादा, यस। तो वो ब्रिज आज भी जो है दुनिया में मौजूद है, और उनके जो ट्रायम्फ था, उनकी जो निशानी है, उसको उनकी एक मिसाल ही कायम करता है कि भाई इस तरीके से अगर आपके अंदर चाह हो तो आप कुछ भी पॉसिबल कर सकते हो, जबकि आधी दुनिया आपके खिलाफ है, बट स्टिल यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स योरसेल्फ, ठीक है, ओनली इफ यू हैव योर ओन विल, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8 परसेंटेज ला सकते हो, 98.27 परसेंटेज ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। अच्छा, अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपके जैसे एग्जाम्स में मैंने पैटर्न देखा है, तो पैटर्न में आपके पास यूजुअली इस तरह से होता है कि पैराग्राफ दिया हुआ, तो उस पैराग्राफ से आपको क्वेश्चंस निकालने होते हैं, यानी एक तरह से कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है? कॉम्प्रिहेंशन एक इस तरह की चीज होती है कि उसमें आपको एक पैराग्राफ पूरा दिया होता है, फिर उसके रिलेटेड आपसे नीचे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे चैप्टर होता है ना, कि चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर के नीचे क्वेश्चन है, तो आपको उसी पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर्स आपने लिखने होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आंसर ढूंढने का एक तरीका होता है, किस तरीके से हमने कोई चीज ढूंढनी है, किस तरीके से आंसर ढूंढना है, तो वो भी हमें उसका तरीका आना चाहिए, ठीक है। नाउ इफ अब हमारे पास इस तरह सवाल आता है कि फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ या ऑफ द चैप्टर गिवन, या कुछ चीज़ के मेन आइडिया, यानी कि जो चैप्टर मेन आइडिया का मतलब क्या है कि इस पूरी कहानी का असल मकसद क्या था, ठीक है। यानी इस पूरी कहानी में असल में बताया क्या चीज़ जा रही है, वो पूरी, जैसे अब कहानियाँ होती हैं, तो अब तो कहानियाँ जैसे हमने बचपन में बहुत सुनी होती है, कछुए और खरगोश की कहानी, वो जो रेस लगा दे। अब वो पूरी कहानी तो बहुत लंबी कहानी होती है, इसमें फनी चीज़ें भी होती हैं और सबक भी होते हैं, सब कुछ, लेकिन वो पूरी कहानी एक स्पेसिफिक परफेक्ट की होती है। पूरी कहानी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, कोई इसका एक मेन आइडिया होता है कि भाई इस वजह से जो है ना ये कहानी आपको पढ़ाई गई, यानी उसका कोई ना कोई मोरल होता है, सही। उस तरीके से हमने मेन आइडिया को सर्च करना है। अब मेन आइडिया, पहले हम इसको थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से क्या होता है, इनके बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले पैराग्राफ क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द टॉपिक, a main idea about the topic and details that support the main idea। यानी एक इस तरह के ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, यानी बहुत सारे सेंटेंसेस जो है वो मिलाए होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर,
और एक मेन आइडिया के ऊपर, जो कि मिलके एक पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ क्या होता है कि जो बहुत सारी इसमें सेंटेंसेस एक ग्रुप में बना के लिखे होते हैं, वो पैराग्राफ होता है। लेट्स सी कि हमारे पास ऊपर कहाँ है पैराग्राफ्स। जैसे ये हमारे पास देखो, यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर एक सेंटेंस ये रहा, फिर दूसरा सेंटेंस है, फिर तीसरा सेंटेंस है, फिर चौथा सेंटेंस है। सेंटेंस क्या होता है कि जब एक लाइन है जिसमें आखिर में फुल स्टॉप आ जाए, वो एक सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, ये दो लाइनें मिला के एक सेंटेंस बनानी, क्योंकि एक फुल स्टॉप आ रहा है। फिर सेकंड फुल स्टॉप ये रहा, तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। फिर थर्ड फुल स्टॉप ये रहा, थर्ड सेंटेंस और फोर्थ सेंटेंस। ठीक है, तो ये चार सेंटेंस तो ग्रुप मिलके इन्होंने ये एक पैराग्राफ, ये एक छोटा सा पैराग्राफ बना। तो पैराग्राफ क्या होता है? इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, अच्छा, टॉपिक क्या होता है? तो टॉपिक क्या होता है? इट इज द ओवरऑल सब्जेक्ट ऑफ द पैराग्राफ। कि ओवरऑल सब्जेक्ट यानी मुझे इतना बड़ा पैराग्राफ है, उसका कोई टॉपिक वो किस बारे में है, जिसको हम हेडिंग कहते हैं ना। हेडिंग या चैप्टर का नाम जो होता है बेसिकली, वो आपका टॉपिक होता है कि ये किस टॉपिक पे बात हो रही है। फिर आपके पास मेन आइडिया कि उस जो टॉपिक है, वो जिस पैराग्राफ है, उसका मकसद क्या है। अ स्टेटमेंट दैट टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक। मेन आइडिया क्या होता है कि वो जो ऑथर जो लिख रहा होता है, उसके आइडियाज को आपको बताता है कि भाई वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचता है, या उसने इस टॉपिक के बारे में क्या लिखा है। द मेन आइडिया प्रोवाइड्स अ मैसेज ऑफ अ गिवन पैराग्राफ और द आर्ग्यूमेंट दैट इज बीइंग मेड अबाउट द टॉपिक। क्या देता है? वो बेसिकली आपको मैसेज देता है कि इस पैराग्राफ में, इस कहानी में मेरे लिए क्या मैसेज है, मेरे लिए क्या बात है, वो आपको मेन आइडिया कहलाता है। डिटेल्स क्या होते हैं? द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया और सपोर्ट फॉर द मेन आइडिया। डिटेल्स यानी कि वो जो मेन आइडिया है उसको और फर्दर डिफाइन करना कि भाई इसका और क्या क्या इसके अंदर डिटेल्स हैं, किस किस तरह की चीजें हैं, वो आपके पास डिटेल्स के अंदर आता है। सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अब अगर हमें टॉपिक ढूंढना है, अगर मेरे पास एक पैराग्राफ है, उसमें से मुझे टॉपिक ढूंढना है। ठीक है, यानी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उस पैराग्राफ का उन्होंने एक कहानी दी हुई है, लेकिन उस कहानी की कोई कोई हेडिंग नहीं है, उन्होंने मुझे कोई टॉपिक नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया हुआ, और मुझे वो टॉपिक जो है वो खुद से निकालना है। ठीक है, यानी कि मुझे उन्होंने नीचे क्वेश्चन दे दिया कि गिव अ सुटेबल टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, दिस पैराग्राफ, कि एक इस पैराग्राफ के लिए एक सूटेबल आप टॉपिक दे दें। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फिर हमें कुछ पैराग्राफ पढ़ के हमें सर्च करना होता है कि भाई इसका क्या हम टॉपिक इसका बना सकें। इट्स अपॉन अस। ठीक है, अब जैसे हमारी वो वाली बात की खरगोश और क्या कहते हैं, कचरे वाली जो एक रेस वाली बात थी, उसका मेन आइडिया क्या दिया जा रहा था? उसका मेन आइडिया दिया जा रहा था कि वो उसमें जो आपका वो है कछुआ होता है, वो क्या सॉरी जो खरगोश होता है, वो गुरूर में आ जाता है कि मैं तो तेज जो है ना वो जाता हूँ, मैं तो वैसी तेज भागता हूँ, तो मुझे इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। कछुआ इतनी देर तक मैं तो पहुंचेगा ही नहीं, और वो आराम करते ही रह जाते हैं और कछुआ इतनी देर में निकल जाते हैं। तो यानी इस टॉपिक का नाम क्या हो सकता था कि इस टॉपिक का नाम हम ये रख सकते थे कि गुरूर करना बुरी बात है, या गुरूर, या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड मैं इसका टॉपिक का नाम रख देती। ठीक है, तो वो मुझे बताता है कि अच्छा, ये अब अगर मैं इस टॉपिक का नाम गुरूर, अगर ये समझो उर्दू में एक कहानी है और मैंने इसका नाम रख दिया गुरूर, इस टॉपिक का नाम गुरूर, ऊपर हेडिंग आ गई, फिर नीचे जब मैं कहानी पता चलेगा तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये जो गुरूर है, इस टॉपिक का नाम गुरूर क्यों? क्योंकि उसको गुरूर था ना अपने ऊपर के मैं तो बहुत फास्ट हूँ और कछुआ तो बहुत स्लो है, तो मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, कछुआ जो है ना वो पहुंच ही नहीं पाएगा, बट वो आखिर में खुद हार जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ टिप्स हैं कि हाउ टू फाइंड अ टॉपिक। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करें, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि व्हाट और हु इज दिस पैराग्राफ अबाउट, कि ये पैराग्राफ में क्या लिखा है या किसके बारे में। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इस टॉपिक का नाम कि एक कछुए और खरगोश की कहानी, या ऐसे भी लिख सकते हैं मगरूर कछुआ और मगरूर खरगोश। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यानी वो जो भी आपने जब पूरी कहानी पढ़ ली, अब कहानी के बाद जो आपको समझ में आ रहा है कि इसका ये टॉपिक का नाम ये होना चाहिए, आपने उसको वो नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा, फिर आपके पास हाउ टू फाइंड द मेन आइडिया। अब आपको मेन आइडिया अगर निकालना है, कि कोई पूछे कि भाई इस टॉपिक का मेन आइडिया क्या है, तो वो कैसे हम बताते हैं। सबसे पहले अगेन आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, क्या पूछना है अपने आप से कि व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज और आर्ग्यूमेंट बीइंग मेड बाय द ऑथर अबाउट द टॉपिक ऑफ दिस पैराग्राफ। आपको ये बताना है कि भाई इस कहानी में ओवरऑल मैसेज था क्या। तो अब ये कछुए और खरगोश वाली कहानी में ओवरऑल मैसेज क्या है कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। दैट्स इट, ये आपका मेन आइडिया होगा, ये मैंने मेन आइडिया लिखा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, मेन आइडिया सर्च कर सकते हैं।
फिर क्या कह रहे हैं कि हाउ टू फाइंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कि कौन सी सपोर्टिंग डिटेल्स का मतलब कि किस वजह से मुझे लगा कि भाई यहाँ पे इसका ये मेन आइडिया होगा। अब वो कैसे, जैसे टर्न द मेन आइडिया इनटू अ क्वेश्चन बाय आस्किंग हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ। द आंसर विल गिव अ सेट ऑफ डिटेल्स, मतलब कि वो मेन आइडिया जो आपने निकाला कि गुरूर के बारे में है और किसी को कम समझने के बारे में है, तो उस मेन आइडिया को ही आप क्वेश्चन में बना दो कि भाई ऐसा कौन कौन जो है वो गुरूर में है, कब जो है वो उसने क्यों कैसे गुरूर किया, उसने कहाँ पे गुरूर किया, उसने कब गुरूर किया, क्यों किया और कैसे किया। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो मतलब वो गुरूर मेन आइडिया से गुरूर आ गया कि गुरूर के ऊपर बात हो रही है। अब वो किस किस तरीके से है ये उसके अंदर सारी डिटेल्स आ गई, यानी खरगोश ने जो है वो गुरूर किया क्योंकि वो कछुए को कमतर समझ रहा था और उसको कहाँ पे जब वो रेस कर रहे थे और इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसके सपोर्टिंग डिटेल्स शामिल कर सकते हैं। फिर हिंट्स इन्होंने कुछ दी नहीं है। बोल्ड फेस हेडिंग्स और टाइटल्स में कंटेन द टॉपिक और मेन आइडिया। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि जो आपके पास कुछ हिंट्स आपको उन्होंने दिए कि कभी ऐसा भी होता है सेंटेंसेस में, ऐसे खैर आपकी एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता, बट कभी ऐसा भी होता है कि जैसे बोल्ड फेस हेडिंग का मतलब कि जो मोटी मोटी बोल्ड करके हेडिंग्स दिखती होती है ना, तो कभी अगर वो हेडिंग बीच में किसी लाइन में बोल्ड कोई वर्ड हुआ है या कोई चीज बोल्ड हुई हुई है, तो ज्यादातर पता चलता है कि वो बोल्ड वाली जो चीज है ना वो आपका टाइटल या मेन आइडिया है, यानी कि उसको जो मेन चीज होती है, जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसको यूजुअली हाईलाइट कर देते हैं। तो वो जब हाईलाइट हो जाता है ना, बोल्ड हुआ होता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ उसमें से इसमें कोई चीज या तो उसमें से मेरा टाइटल या उसमें से मेरा मेन आइडिया निकल सकता है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस इन द पैराग्राफ आर यूजुअली हेल्पफुल। अब किसी भी कहानी के पहला और लास्ट वाला पैराग्राफ काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। यानी उससे एक तरह से आप जज कर सकते हो कि भाई असल में बात किस बारे में है, तब आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ स्टार्टिंग और आखिरी वाली बात से आप समझ जाते हो कि अच्छा इसमें क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि हम कभी कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, तो जब आप ड्रामा स्टार्ट होते हैं, पहली एपिसोड आप देखते हो, तो आपको पहली एपिसोड में कुछ चीजें समझना आती है कि अच्छा ये किस बारे में का ड्रामा चल रहा है। फिर अगर बीच में किसी वजह से आप ड्रामा नहीं देख सकते, आपके कोई और बहन भाई देख रहा है, फिर जब आप एंड वाली एपिसोड उसके साथ देखते हो, तो आपको बीच की कहानी की परवाह नहीं होती, आपको बीच की कहानी खुद ही समझ आती है अच्छा क्या हुआ होगा। ऐसा ही होता है ना कि स्टार्टिंग और एंडिंग में बेसिकली मेन बात की जाती है, तो वो सारी बातें जो है वो आपको फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ से, ये फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस से आपको मिल सकता है। लुकिंग फॉर रिपीटिंग वर्ड्स, दीज ऑफन इंडिकेट द टॉपिक। अच्छा, और कभी इसमें बीच में कुछ रिपीटिंग वर्ड्स आ रहे हैं कि बार बार अगर प्राइड की, प्राइड, गुरूर इज प्राइड इन इंग्लिश, तो अगर बार बार प्राइड की बात आ रही है, प्राइड प्राइड प्राइड, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा ये जो है ना, ये कुछ टॉपिक जो है ना वो प्राइड के बारे में, ठीक है। तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिलेगा, तो फिर मैं थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करूंगी, तो मुझे आराम से मिल जाएगा। यानी ये वो हिंट्स है कि आपको कम टाइम में एफिशिएंटली आप काम करके आप आंसर्स निकाल ले, ठीक है। अच्छा, रिमेंबर, क्या रिमेंबर आपने याद रखना है? टॉपिक्स, मेन आइडिया, सपोर्टिंग डिटेल्स वर्क टुगेदर। द मेन आइडिया टेल्स द ऑथर्स पॉइंट अबाउट द टॉपिक, द डिटेल्स ऑफर सपोर्ट टू द मेन आइडिया। यानी कि ये सारी चीजें मिलके जो है ना वो एक मिलके सारी चीजें काम करती हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई चीज एक दूसरे से अलग है, सारा कुछ जो है वो आपस में कनेक्टेड होता, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये है कि किस तरीके से हमने करना है। अब इसका एक एक्टिविटी छोटी सी है, हम इसकी एक्टिविटी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इसको पैसेज को रीड करते हैं। रीड द पैसेज बिलो टू सी इफ यू कैन पिक आउट द मेन आइडिया। अब ये पैसेज पढ़ के मुझे इसमें से एक मेन आइडिया निकालना है। टू मेनी पेरेंट्स, द इन्फेंट्स क्राइंग may be mainly an irritation, especially if it continues for long periods. But crying serves an important function for child as well as for the parents. अच्छा, क्या कह रहे हैं कि इन्फेंट्स क्राई मे बी टू मैनी पेरेंट्स, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स के लिए जो इन्फेंट्स क्राइंग, जो बच्चा छोटा बच्चा जब रोता है, तो उसके लिए जो इन्फेंट्स की मतलब उसका जो रोना है वो उनके लिए बड़ी इरिटेशन होती है। यानी कि ज्यादातर जो होता है ना, जो छोटे बच्चे जो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं कि बहुत ज्यादा रोता है और सोने नहीं देता और ये वो, तो वो मतलब कि उनके लिए इरिटेशन हो सकती है। स्पेशली इफ इट कंटिन्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, स्पेशली कब, जब वो बहुत लंबे टाइम के लिए रोता रहे। यानी कि थोड़ी देर बंदा बच्चा रो के चुप हो जाए, लेकिन नहीं, वो बहुत देर देर तक रो रहा है और चुप ही नहीं हो रहा। बट क्राइंग सर्व्स इम्पोर्टेंट फंक्शन फॉर चाइल्ड एज वेल एज फॉर पेरेंट्स। लेकिन बड़ी हैरतकुन बात है कि जो क्राइंग है, जो रोना है, वो बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है बच्चे के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी। अब कैसे, अब इसको देखते हैं।
फॉर द चाइल्ड क्राइंग हेल्प्स इम्प्रूव लंग कैपेसिटी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चे के लिए क्या करते हैं, बच्चे के लिए रोना जो होता है वो क्या हेल्प करते हैं बच्चे को, कि वो उसकी लंग की कैपेसिटी इम्प्रूव करता है, यानी कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा उसकी लंग की कैपेसिटी, क्योंकि वो लंग की उसकी अभी ग्रोथ हो रही है ना, जब बहुत छोटा बच्चा था इसलिए वो बहुत ज्यादा रोता है। ये ऑटोमेटिक एक फंक्शन होता है जो अल्लाह मियां ने इसके अंदर डाला है कि वो बच्चा पैदा होते साथ रोता है, क्यों, ताकि उसकी लंग्स जो है ना वो वर्किंग में और लंग्स की कैपेसिटी अच्छी हो जाए। ठीक है, परहैप्स मोर इम्पोर्टेंट और ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज है, द क्राई सर्व्स एज अ सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस। कि जो रोना होता है बच्चे का वो क्या बताता है, कि वो सिग्नल देता है कि बच्चा किसी मुसीबत में है। अब जाहिर सी बात है छोटा बच्चा वो बात तो नहीं कर सकता, तो यानी कोई वे तो होना चाहिए था ना उससे कम्युनिकेट करने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि उसको कोई मसला हो रहा है कुछ, तो वो जब रोता है तो यानी कि वो साइन होता है कि अच्छा उसको कोई ना कोई इश्यू है, या उसका पेट खराब है, या उसको गर्मी लग रही है, या कुछ भी इश्यू है इसको, तो वो हमें कैसे पता चलता है, उसकी क्राइंग से। तो यानी पेरेंट्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई, वरना उनको पता ही ना चले बच्चा बीमार है, उनको पता ही ना चले कभी। When baby cry, they indicate that they are hungry or in pain. ठीक है, जब बच्चा रोता है तो वो क्या बता रहे होते हैं, या तो वो रोते हैं, या तो वो भूख लग रही है उनको, या फिर वो किसी तकलीफ में। एंड दिस इज इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट्स, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो बच्चे के लिए क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन था क्राइंग का, कि वो उसकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर रहा है और उसकी रिस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करें। और पेरेंट्स के लिए क्या जो है वो इम्पोर्टेंसी है, क्या अच्छी बात की क्राइम में, कि उनको ये पता चल जाता है कि मेरे बच्चा जो है वो उसका कभी उसको कोई तकलीफ हो रही है या भूख में या क्या है, उसको वो इंडिकेट आराम से कर सकता है। वरना अगर बच्चा रो ही ना इन इश्यूज पे, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद एन इन्फेंट चाइल्ड, राइट। इन्फेंट कौन होता है, इन्फेंट का मतलब होता है कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, बिल्कुल न्यू बॉर्न। ठीक है, जो न्यू बॉर्न होते हैं ना वो इन्फेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, न्यू बॉर्न। अच्छा, नाउ यूज द हिंट्स बिलो टू डिटरमाइन द करेक्ट मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ। अब हमें इस पैराग्राफ से क्या निकालना है, मेन आइडिया निकालना है। आफ्टर रीडिंग द पैराग्राफ आस्क व्हाट पॉइंट इज ऑथर मेकिंग इन दिस पैसेज। अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हमने ये देखना है कि ये जो ऑथर ने ये जो पैराग्राफ लिखा है वो उसने मुझे बताना क्या चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था, वो मुझे ये बताना चाहता है कि जो बच्चा है, छोटा बच्चा का रोना है, वो बेसिकली इरिटेटिंग तो होता है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है, वो कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। या सिंपल अगर मैं बोलूँ कि द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ इज दैट द ऑथर थिंक्स, या द ऑथर टेल्स दैट द infant's crying is very important और it serves important functions for child as well as for the parents। ये इसका मेन आइडिया निकला है। ऐसी बात की ना कि वो बताना क्या चाहता है कि बच्चे का रोना जो है वो बच्चे और पेरेंट दोनों के लिए फायदेमंद है। हमें लगता है कि सिर्फ नुकसानदेह कि हम तंग होते हैं, लेकिन वो बेसिकली फायदेमंद भी है। ठीक है, ये एक तरह से मेन आइडिया हमने निकाल लिया। ठीक है, अब मेन आइडिया के लिए वैसे और कौन कौन से क्वेश्चंस हम देख सकते हैं। क्वेश्चंस ये हो सकते हैं आपके कि डज दिस पैराग्राफ डिस्कस अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल, कि क्या इसमें एक इंसान है या ग्रुप ऑफ पीपल है। फिर मुझे ये देखना है कि डज द इंफॉर्मेशन कंटेन अ रेफरेंस ऑफ टाइम, कि किसी एक स्पेसिफिक टाइम का बता रहा है। तो हाँ, स्पेसिफिक टाइम कौन सा टाइम था, कि जब बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न हो, जो बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है, जब वो बिल्कुल नया नया जो बच्चा पैदा होता है, तो उस वक्त का जो टाइम है उसकी बात करें। क्योंकि अगर बड़ा बच्चा कोई रोएगा, जो लाइक थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-15 साल का बच्चा होता है, तो फिर उसको उस पर तो बड़ा गुस्सा आता है पेरेंट्स को कि भाई ये क्यों रो रहा है, एंड ही कैन टॉक, उसका रोना इज नॉट गुड। तो उससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, तो उसका रोना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट गिव अस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो इन्फेंट टाइम होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर डज द टेक्स्ट नेम अ प्लेस, उसने कोई जगह का नाम था, नहीं, हमने कोई जगह का नाम से नहीं देखा। फिर डिड यू फाइंड अ रीजन और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग दैट हैपेंड, फिर आपको क्या रीजन मिला, कोई रीजन मिला या कोई यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिली कि कुछ यहाँ पे हुआ हो। तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ है, इन्होंने एक जनरल बात की है। ठीक है, कोई हादसा नहीं हुआ, इन्होंने सिर्फ एक जनरल बात की कि ऐसा होना चाहिए। डज दिस इंफॉर्मेशन इंडिकेट अ मेथड और अ थ्योरी, इट डज नॉट इंडिकेट अ मेथड, यानी कोई तरीका नहीं आपको बता रहे, लेकिन एक थ्योरी बता रहे कि जो क्राइंग है उससे कि उनकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, रिस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है। दूसरा कि वो एक तरह से सिग्नल होता है बताने के लिए कि वो भूखे या किसी तकलीफ में। तो दिस इज अ थ्योरी बेसिकली। ठीक है,
तो ये इस तरीके से मैंने सारी चीजें कलेक्ट करके और इसका मेन आइडिया पता कर लिया। नाउ अब एक और पैसेज है आपके पास, ठीक है। ऊपर वाले पैसेज में इन्होंने मुझसे सिर्फ एक मेन आइडिया मांगा था, बस मैंने उनको मेन आइडिया दी थी। जो नीचे क्वेश्चन जिसके लिखे हुए ये उन्होंने सिर्फ मेरी हेल्प के लिए दिए कि इनमें से आप हेल्प कर लेके और अपना मेन आइडिया निकालें, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। हम पैसेज रीड करेंगे और उसके हम आंसर करेंगे क्वेश्चन जो भी उन्होंने हमसे मांगा होगा। Fire ants are painful and destructive pests. The fire ants earned its name because of its venom. अच्छा, फायर एंट्स किसको कहते हैं? एंड कहते हैं चूंटियों को, ठीक है। और फायर एंट्स कौन सी होती है? फायर एंट्स वो जो रेड कलर की नहीं होती, छोटी छोटी सी, और वो जितनी गंदी आपको जो काटते हैं और आपको बहुत सख्त उससे जलन होती है आपको एक तरह से। एक तो ये होता है कि एक तो स्टिंग जब वो करती है ना, स्टिंगिंग आपको एक इफेक्ट आता है, एक तो चुभती है, लेकिन एक वो होता है जिसमें बहुत सख्त आपको जलन होती है, तो ये वो वाली एंट्स होती हैं, ठीक है। हम इसको सर्च भी कर लेंगे, व्हाट आर फायर एंट्स। अच्छा, तो फायर एंट्स क्या करते हैं? दे आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। वो बड़े पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव यानी कि बहुत खराब करने वाले पेस्ट होते हैं। पेस्ट का मतलब कोई भी इंसेक्ट हो गया, कोई भी कीड़े मकोड़े। द फायर एंट्स अर्न इट्स नेम, उसने अपना नाम कैसे अर्न किया, उसके ऊपर ये नाम कैसे पड़ा? बिकॉज ऑफ इट्स वेनम। अब इसके अंदर होता है वेनम। वेनम इज व्हाट? इट्स पॉइजन, जहर होता है वेनम बेसिकली। The insect uses a wasp-like stinger to inject the venom. अब ये क्या करता है कि वो एक wasp-like stinger यानी कोई सुई टाइप इसके अंदर एक चीज होती है जो जिसको इंसान के जो है ना वो स्किन के अंदर जो है इंसर्ट कर जाए और वहां से फिर अपना जो भी वेनम होता है वो इंजेक्ट कर लेता है, ठीक है। जिस तरह नॉर्मली जो आपके जो मच्छर हैं वो जिस तरह काटते हैं। Which causes a painful burning sensation and leaves tiny itching पस्ट्यूल्स, ठीक है। वो क्या करते हैं? एक तो बर्निंग सेंसेशन देते हैं और छोटे छोटे से पस्ट्यूल्स यानी कि वो छोटे छोटे दाने आपके पास जो है छोड़े थे, जो बहुत ज्यादा खारिश करते हैं, बहुत ज्यादा इचिंग होती है जिनसे। The ant will swarm over anyone or anything that disturbs their nest. अच्छा, अब ज्यादातर ये एंट्स क्या होती हैं? ये उनके ऊपर ज्यादा जाती हैं जो कि उनको या उनके नेस्ट को जो है वो डिस्टर्ब करे, ठीक है। नेस्ट यानी जहाँ पे वो रहती हैं या जहाँ उनकी जगह होती है। अब नॉर्मल यूजुअली आप जाहिर सी बात है किसी के घर में घुसते हो तो वो आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेगा। तो इसी तरीके से आप जैसे जैसे मधुमक्खी होती है, शहद की मक्खी होती है, हनी बी, उसका भी जो नेस्ट होता है, उसको जो छत्ता होता है, उसके पास कोई जाता नहीं क्योंकि वो उसके ऊपर चिमट जाती है सारी, ठीक है। तो इस तरह से क्योंकि जानवर होते हैं, जानवरों को तो अपना प्रोटेक्ट करना होता है, तो इसलिए वो फिर फौरन से काटने लगते हैं। इन एडिशन टू कॉजिंग पेन, अब इस पेन कॉज करने के साथ साथ एडिशन में ये क्या करती है, यानी इसके साथ साथ और क्या करती हैं लोग? फायर एंड्स डैमेज मेनी क्रॉप्स बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड प्रोटेक्टिंग देयर इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। अच्छा, ये क्या करते हैं कि फायर एंड जो है वो क्या करते हैं कि डैमेज करते हैं बहुत ज्यादा क्रॉप्स को और वो प्लांट्स को वो खाते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे इंसेक्ट्स को फिर क्रॉप डैमेज कर मतलब दूसरे इंसेक्ट्स को भी क्रॉप डैमेज करने में हेल्प करते हैं, यानी कि वो उस फसलों को यानी कि तबाह कर देते हैं एक तरह से, ठीक है। फायर एंड्स आर अट्रैक्टेड टू सोयाबीन्स, एगप्लांट, कॉर्न, ओकरा, स्ट्रॉबेरीज एंड पोटेटोज। यानी ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जिनपे वो बहुत ज्यादा जो है ना वो क्या करते हैं, जिनसे बहुत ज्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, वो जो उनको बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है। अब आपके पास ये आपको पता चल गया, आपने पूरा पढ़ लिया, यानी हम फायर एंड्स के बारे में हमने इसमें बात की। पहला इन्होंने क्या पूछा कि व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द पैसेज। इन्होंने बल्कि मुझे अब नाम भी दे दी कि इनमें से कोई एक आप बताएं कि क्या टॉपिक का पैसेज है, पैसेज का टॉपिक क्या है, ठीक है। यानी कि पैसेज को मैं क्या नाम दूंगी। फर्स्ट इज एंड बाइट्स, मेरी। सेकेंड इज फार्मिंग, ज्यादा रिलेटेबल नहीं लग रहा। थर्ड इज फायर एंड्स, फायर एंड जो है वो आपके पास ये ज्यादा मुझे सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल जो है ना जब क्या कहते हैं फायर एंड्स, क्योंकि ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो फायर एंड्स के ऊपर ही बेस कर रहा है, सारी बात उन्होंने फायर एंड्स की, तो ये टॉपिक ये वाला टॉपिक ये वाला नहीं मुझे ज्यादा कैचिंग लग रहा है। और पेस्ट भी कोई इतना ज्यादा इसके अंदर इतनी ज्यादा इसकी बात नहीं, यानी कि इन सब में से सबसे ज्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा है मेरे पास? इट इज फायर एंड्स, ठीक है। अच्छा, नाउ नेक्स्ट क्या है आपके पास? व्हाट डज द ऑथर वांट यू टू नो अबाउट द टॉपिक। व्हाट जो ऑथर है
वो हमें क्या बताना चाह रहा है, या वो इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में वो हमें क्या चीज़ बताना चाह रहा है। वो हमें ये चीज़ बताना चाह रहा है। अब हम इसमें ऑप्शंस अगेन मुझे दिए में, अब ऑप्शंस में हम देखते हैं दैट फायर एंड्स हैव अ वास्प लाइक स्टिंगर। वो हमें ये बताना चाह रहा है कि जो फायर एंड्स है उसमें सुई जैसे स्टिंगर होते हैं, यानी सुई जैसी एंटीना होते हैं जिसको वो इंसर्ट करते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। या फायर एंड स्वार्म, या कि फायर एंड जो है वो स्वार्म, स्वार्म का मतलब होता है पकड़ लेना किसी को, उसे वो जो पूरे मकड़ियाँ आएंगे उसे किसी पर चले नहीं जाती, वो करना, या तो वो करते हैं। फायर एंड्स आर पेस्ट टू फार्मर्स, ये जो फायर एंड्स है वो जो फार्मर्स के लिए वो पेस्ट हैं, यानी पेस्टिसाइड इस तरह बंदे, पेस्ट उसको कहते हैं जो बेसिकली आपकी जो फसलें होती है ना उनको जो खराब करते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो वो पेस्ट होते हैं आपके पास, जो फसलों के कीड़े होते हैं वो पेस्ट कहलाते हैं। तो क्या वो फार्मर्स के लिए पेस्ट का काम करते हैं? लास्ट ऑप्शन था कि फायर एंड्स आर पेनफुल एंड पेस्ट। दूसरा लास्ट ऑप्शन इसको कहता है कि वो पेनफुल भी हैं और पेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं इंसान को, बहुत तंग करते हैं, इरिटेटिंग होते हैं। ठीक है, अब इनमें से क्या है कि ऑथर जो है वो मुझे क्या बताना चाह रहा है, इसमें से मुझे ऑथर क्या चीज बताना चाह रहा है। ऑथर मुझे इसमें से क्या चीज बताना चाह रहा था, ऑथर ने मुझे इसमें से ये चीज जो मेन बताई थी वो ये थी कि फायर एंड जो है वो पेनफुल होते हैं और पेस्ट भी होते हैं, ये चीज बताई थी। दूसरा इन्होंने हमें ये भी बताया था कि फायर एंड जो है वो पेस्ट होते हैं फॉर फार्मर्स, लेकिन ये बात एक सेंटेंस में थी, ये बात बहुत ज्यादा इन्होंने एम्फसाइज की थी कि वो पेनफुल होते हैं, राइट। तो मेरे लिए इसका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने ये कहा कि विच सेंटेंस कंटेन्स द मेन आइडिया। अब ये जो ऊपर 5 सेंटेंसेस है उसमें से मेन आइडिया कौन से सेंटेंस में मुझे मिल रहा है, 1, 2, 4 और 5। अब हम चलते हैं सेंटेंस 1 को देखते हैं, सेंटेंस 2 को देखते हैं, सेंटेंस 4 और सेंटेंस 5, फिर हमें पता चलेगा कि मेन आइडिया क्या है। ठीक है, ये रहा, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास सेकंड सेंटेंस है, ये आपके पास थर्ड सेंटेंस है, दिस इज फोर्थ सेंटेंस, दिस इज फिफ्थ सेंटेंस और दिस इज सिक्स्थ सेंटेंस। यानी अब ये मैं लिख देती हूँ, 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो मुझे कौन कौन से देखने थे, मुझे 1, 2, 4 और 5 देखने। 1 क्या है, फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट। ठीक है, कि वो पेनफुल भी होते हैं और डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, यानी कि वो फसल को भी खराब करने वाले पेस्ट होते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, सेकंड है द फायर एंड अर्न्ड इट्स नेम बिकॉज ऑफ इट्स वेनम, कि उसका नाम जो है वो उसके वेनम की वजह से आया। ठीक है, फोर्थ क्या है, द एंड्स विल स्वॉर्म ओवर एनीवन और एनीथिंग दैट डिस्टर्ब देयर नेस्ट, कि वो किसी भी चीज के ऊपर जो है वो जाके स्वॉर्म हो जाएंगे जो भी उनके नेस्ट को खराब करेगा। फिफ्थ क्या है, इन एडिशन टू कॉजिंग पेन फायर एंड्स डैमेज द क्रॉप्स बाय ईटिंग द प्लांट्स एंड बाय प्रोटेक्टिंग द अदर इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स। ठीक है, कि फिफ्थ में उन्होंने क्या बताया कि वो पेन कॉज करते हैं, उसके साथ साथ वो क्या कहते हैं, क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं, सारे प्लांट्स वगैरह खा के वो जो आपके प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, उनको खराब कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास 4 सेंटेंसेस है। मुझे सेकंड और फोर्थ वाला सेंटेंस तो ज्यादा कैची नहीं लग रहा, क्योंकि उसके अंदर सेकंड में उसकी वेनम की बात की गई है, थर्ड में ये बात की कि वो कोई इनका नेस्ट खराब करेगा। तो मेन आइडिया क्या था, अगर मैं अब इसको देखे बगैर मेन आइडिया सोचूं तो मेन आइडिया क्या चीज जहन में मेरी थी कि वो फायर एंड्स की बात करते कि फायर एंड्स पेनफुल होते हैं और डिस्ट्रक्टिव, या वो पेस्टिसाइड पेस्ट होता है। ठीक है, पेस्ट होते हैं यानी कि वो क्रॉप्स को खराब करते हैं। तो अब 2 इस तरह के सेंटेंसेस हैं जो मुझे इस तरह लग रहे हैं कि एक तो फर्स्ट सेंटेंस है कि फायर एंड्स आर पेनफुल एंड डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, पूरे उसमें यही बात की हुई है, तो यानी ये फर्स्ट वाला सेंटेंस मेन आइडिया हो सकता है। या फिफ्थ वाला सेंटेंस कि इन एडिशन टू कॉजिंग पेन फायर एंड डैमेज मेनी क्रॉप्स बाय ईटिंग एंड दिस एंड दैट, कि फिफ्थ वाला भी हो सकता है। तो मैं कहती हूँ कि फर्स्ट वाला सेंटेंस इज मोर अप्रोप्रिएट, छोटा सा भी है और बिल्कुल टू द पॉइंट है। तो यानी कि ये इसने मुझे इसका मेन आइडिया, मुझे पता चल गया कि मेन आइडिया क्या था, मुझे बताया क्या जा रहा था। तो यानी सेंटेंस 1 इज द मेन आइडिया।